हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 16 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कौन से मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स यानी स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स परियोजना को मंजूरी दी गई है। बात करें स्टार्स परियोजना के बारे में, तो स्टार्स परियोजना स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें सहायता प्रदान करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक की 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ रुपए का परिपक्व किया जाएगा। इस परियोजना में 6 राज्य लिख देते हैं। राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र आपका लिख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। एमपी आपका मध्य प्रदेश, केरला और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा को शामिल किया गया है। इन पहचान किए राज्यों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के विभिन्न उपायों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के अतिरिक्त 5 राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड और असम में इसी प्रकार के एशियन विकास बैंक की वित्त पोषित परियोजना लागू करने की भी आकलन की गई है। स्टार्स परियोजना का समग्र फोकस और इसके घटक गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ प्रतिबद्ध है। इस परियोजना में चुनिंदा राज्यों में हस्तक्षेपों के माध्यम से भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में समग्र निगरानी और मापक गतिविधियों के सुधार लाने की कल्पना की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने इस साल ज्यादा सर्दी पड़ने का अनुमान जताया है। इसका कारण ला नीनो और अल नीनो की परिस्थितियां हैं। अल नीनो कौन से महासागर से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी उत्तर ध्रुवीय महासागर। देखिए, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल ज्यादा सर्दी पड़ने का अनुमान जताया है। इसका कारण ला नीना और अल नीनो की परिस्थितियां हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक के मुताबिक इस वर्ष ला नीना की स्थिति कमजोर है, इसलिए इस वर्ष ज्यादा ठंड की उम्मीद है। गौरतलब है कि शीतलहर की स्थिति के लिए जिम्मेदार बड़े कारक पर विचार करें तो अल नीनो और ला नीना अपने इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। जहां शीतलहर की स्थिति के लिए ला नीना अनुकूल है और तो वहीं अल नीनो को स्थिति इसके लिए सहायक नहीं होती है। आईएमडी के महानिदेशक ने यह भी रेखांकित किया है कि उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर के कारण काफी संख्या में मौतें होंगी। बात करें अल नीनो के बारे में, तो अल नीनो एक गर्म समुद्री जलधारा का उदाहरण है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर के पेरू के समुद्र तट पर उत्पन्न होती है, ठीक है। इस गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव है। भारतीय मानसून पर भी अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के मजबूत होने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में कम वर्षा होती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। बात करें ला नीना के बारे में, तो ला नीना का भी भारतीय मानसून पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण भारतीय मानसून बहुत मजबूत होता है और देश में अच्छी वर्षा होती है। बात करें आईएमडी के बारे में, ये दिया हुआ है आईएमडी के बारे में, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रीय स्तर पर मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी और यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में भारतीय डॉक्टरों का कहना है कि भारत का पहला सेवियर सिबलिंग प्रयोग सफल रहा है। विश्व की पहली सेवियर सिबलिंग कहाँ पैदा हुई थी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। देखिए, भारतीय डॉक्टरों का कहना है कि भारत का पहला सेवियर सिबलिंग प्रयोग सफल रहा है। भारत की पहली सेवियर सिबलिंग काव्या सोलंकी 1 वर्ष की हो गई है। आपको बता दें कि काव्या ऐसी पहली भारतीय बच्ची है जिसे अपने बड़े भाई अभिजीत की जान बचाने के लिए IVF यानी लिख देते हैं इसको, जो बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन यानी IVF, ठीक है, IVF तकनीक के जरिए पैदा किया गया था। थैलेसीमिया नामक बीमारी से जूझ रहे अभिजीत को काव्या के बोन मेरो द्वारा सफल इलाज किया गया है। अब बात करें सेवियर सिबलिंग के बारे में, तो सेवियर सिबलिंग वे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने बड़े भाई या बहन को अंग, बोन मेरो या कोशिकाएं दान करने के लिए कृत्रिम तरीके से पैदा किया जाता है, उदाहरण के लिए IVM तकनीक से, ठीक है। थैलेसीमिया ऐसी गंभीर बीमारी का इलाज सेवियर सिबलिंग के खून या कार्ड ब्लड से स्टेम सेल्स निकाल कर किया जाता है। सेवियर सिबलिंग IVF के जरिए पैदा किया जाता है ताकि पहले ही जांच करके जेनेटिक डिसऑर्डर दूर किया जा सके। विश्व की जो पहली सेवियर सिबलिंग है वो वर्ष 2000 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2000 में अमेरिका में पैदा हुई थी। चलिए, तो बात करें IVF के बारे में, तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ही IVM या कृत्रिम गर्भाधान के नाम से जाना जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक दरअसल उन महिलाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है जिनको सामान्य तौर पर मां बनने में दिक्कत आ रही हो। IVF प्रक्रिया में मानव शरीर के बाहर शुक्राणुओं द्वारा अंड कोशिकाओं का निषेचन कराया जाता है और मरीज को हार्मोन संबंधी इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसके शरीर में अंड कोशिकाएं अधिक से अधिक बन सकें। इसके बाद अंडाणुओं को अंडकोश में निकाल लिया जाता है और नियंत्रित वातावरण में मरीज के साथी के शुक्राणु से उन्हें निषेचित कराया जाता है। इसके बाद सफल गर्भावस्था के मकसद से निषेचित अंडाणु को शरीर के गर्भाधान में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। देखिए, 15 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। यह कोल इंडिया का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वित्त पोषित हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य थैलेसीमिया एवं सिकल सेल जैसे हीमोग्लोबिनपैथी रोग के इलाज से वंचित परिवारों को जीवन में एक बार इलाज करने का अवसर प्रदान करना है। इस पहल का लक्ष्य कुल 200 रोगियों को वित्त सहायता प्रदान करना था, जो प्रति HSCT 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। भारत के विभिन्न हीमोग्लोबिनपैथी रोग के छुपे हुए वाहकों की व्यापकता पर मौजूद आंकड़े बताते हैं कि इनोवेटा थैलेसीमिया के लिए 2.9 से 4.6% है, जबकि जनजातीय आबादी के बीच सिकल सेल एनीमिया के लिए यह 40% तक हो सकता है। वर्ष 2020 से अप्लास्टिक एनीमिया के कुल 200 रोगियों को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर केवल 3 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने का रिकॉर्ड स्थापित किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। देखिए, हाल ही में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की एक जोड़ी ने अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर केवल 3 घंटे में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के सर्गेई रेजिकोव और कुद सेवरकोव ने
14 अक्टूबर 2020 को कजाकिस्तान के बैकुनूर में से उड़ान भरी थी। नाम लिख दे रहे हैं, कजाकिस्तान के बैकुनूर में, ठीक है, बेंगलुरु से उड़ान भरी थी। ध्यातव्य है कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने के लिए तकरीबन 2 गुना समय लगता था। इस प्रकार ये नाम है इसका जो है SOYUZ-MS-17, ठीक है, ये अंतरिक्ष यान का नाम है, ठीक है। इस अंतरिक्ष यान से विश्व का पहला ऐसा अंतरिक्ष यान बन गया है जिसने पृथ्वी की कक्षा में केवल 2 चक्कर लगाए हैं, ठीक है। अंतरिक्ष स्टेशन एक ऐसा अंतरिक्ष यान होता है जिसमें चालक दल के सदस्यों से तैयार किया जाता है और वो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सके। इसके अलावा इसमें अन्य अंतरिक्ष यान भी जुड़ सकते हैं। अभी तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी स्टेशन जिसे वर्ष 1998 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय है। यह पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित सबसे बड़ा मानव निर्मित निकाय है। ध्यान रखिएगा, ये 1998 में इसको बनाया गया है ISS को, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पिछले साल किस राज्य के विधानसभा द्वारा पारित संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पिछले साल गुजरात विधानसभा द्वारा पारित संशोधित अशांत क्षेत्र अधिनियम के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इस विधेयक को पिछले वर्ष गुजरात अशांत क्षेत्र में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध और परिसर से बेदखली से किराएदारों के संरक्षण के लिए प्रावधान अधिनियम 1991, जिसे आमतौर पर अशांत क्षेत्र अधिनियम के रूप से जाना जाता है, को संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया था। सरकार ने लोगों को शिकायतों के मद्देनजर विधेयक में कुछ बड़े प्रावधानों को सम्मिलित किया था, क्योंकि मौजूदा अधिनियम कुछ अधिसूचित अशांत क्षेत्रों में संपत्तियों को अवैध बिक्री या हस्तांतरण पर नियंत्रण लगाने में समर्थ था। अब बात करें अशांत क्षेत्र अधिनियम के बारे में, तो अशांत क्षेत्र अधिनियम के तहत एक जिला कलेक्टर किसी शहर या कस्बे के किसी विशेष क्षेत्र में को अशांत क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकता है। यह अधिसूचना आमतौर पर क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगों के इतिहास के आधार पर की जाती है। इस अधिसूचना के बाद अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति का हस्तांतरण परिसंपत्तियों के क्रेता व विक्रेता द्वारा किए गए आवेदन पर जिला कलेक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दिए जाने के पश्चात ही हो सकता है। अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किसी अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति की बिक्री की अनुमति के लिए विक्रेता को शपथ पत्र संलग्न करना होता है कि वो स्वेच्छा से अपनी संपत्ति बेच रहा है तथा इसके लिए उसे अनुचित मूल्य प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 16 दिसंबर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग के यहाँ 2016 से मनाया जाता है, ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस दिवस के उद्देश्य कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विदित हो कि विकासशील देशों में लगभग 43% महिलाएं कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं और खाद्य क्षेत्र से जुड़ी होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 अक्टूबर 2008 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाकर ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। उनका मानना था कि इसको मनाने का घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2007 में की गई थी। ग्रामीण महिलाएं विकसित और विकासशील देशों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की सशक्त करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें संचार शक्ति योजना भी शामिल है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं के साथ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उनके फोन पर उपलब्ध कराई जाती है। साल 2012 में शुरू हुई आनंद धारा योजना ग्रामीण गरीबों के लिए एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसे महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए लागू कराया जाता है। ग्रामीण महिलाएं जो अपने जीवन यापन के लिए कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती है, विश्व की 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला 2020 के थीम के बारे में, तो इन महिलाओं के संघर्षों और उनकी आवश्यकता और हमारे समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020 की थीम बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेसिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिन को मनाने की मान्यता दी थी और 2008 में इसे पहली बार मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये विश्व स्तर पर मनाया जाता था पहली बार, ठीक है। और हम लोग के भारत में अगर बात करें तो ये भारत में 2016 में मनाया गया, ठीक है, स्टार्ट किया है पहला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सड़क मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जोजिला सुरंग की नींव रखी गई। जोजिला सुरंग कौन से क्षेत्र में बनाई जाएगी? ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी पुंछ, ऑप्शन सी बारामूला, ऑप्शन डी लद्दाख। देखिए, हाल ही में सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग की पहली क्लास्टिंग की पहल की है। इस सुरंग से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच हर मौसम में सड़क मार्ग से आवाजाही हो सकेगी। इस परियोजना के तहत 300 मीटर की ऊंचाई पर जोजिला दर्रे में सुरंग बनाई जानी है, जो अभी साल में 6 महीने चालू रहेगा और द्रास व कारगिल होते हुए श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इस परियोजना पर पहली बार 2005 में, ध्यान रखिएगा, 2005 में चर्चा हुई थी और सीमा सड़क संगठन ने बीओटी मॉडल पर निर्माण के लिए 2013 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सौंपी। 2005 में तो बात हुआ, लेकिन 2013 में इसका रिपोर्ट सौंपा गया था, ठीक है, बीआरओ की तरफ से, ठीक है। परियोजना आवंटित करने की चार बार की कई कवायद सफल नहीं हुई और इसे ईपीएस यानी इंजीनियरिंग खरीद निर्माण मॉडल पर बनाने के लिए जुलाई 2016 में राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम को सौंप दिया गया। यह परियोजना जुलाई 2017 में आईएनटीएल को सौंपी गई, ठीक है। 2017 में किसको सौंपी गई? आईएल एंड एफएस को सौंपी गई, ठीक है, और सौंपी गई। 19 मई 2018 को प्रधानमंत्री ने लेह में इसका शिलान्यास किया। जुलाई 2019 तक काम चला। इसके बाद IL&FS वित्तीय संकट में घिर गई और परियोजना अटक गई। ये ठेका 15 जनवरी 2019 को रद्द हो गई। फिर इसके बाद ये रद्द भी हो गई, ठीक है। फरवरी 2020 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने परियोजना की समीक्षा की और लागत घटाने व परियोजना लागू करने के लिए IK पांडे की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ की समिति का मामला सौंपा। विशेषज्ञों के समूह ने परियोजना और उसे लागू करने के कुछ संशोधनों का सुझाव दिया, जिससे परियोजना कम लागत और कम समय में पूरी की जा सकती है। सुरंग विशेषज्ञों व अन्य हिस्सेदारों से विमर्श के बाद विशेषज्ञों की समिति ने 17 मई 2020 को रिपोर्ट सौंपी, जिसे 23 मई 2020 को सड़क मंत्री ने मंजूरी दे दी। NHIDCL ने 10 जून 2020 को इसके लिए बोली आमंत्रित की। तकनीकी पात्रता के आधार पर सभी तीन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली 21 अगस्त 2020 को खोल दी गई और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 4,509.5 करोड़ रुपए में काम सौंपा गया। नाम लिखते हैं जिसका काम सौंपा गया है, ठीक है, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड लिख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। मैं ऐसे साइड में ज़्यादा साइड हो गया, ठीक है। इसको बोली लगाई गई और 25 अगस्त 2020 को लेटर ऑफ एक्सपेंसेस जारी किया गया। इस परियोजना की रीमॉडलिंग से अनुमानित रूप से 3,835 करोड़ रुपए की बचत हुई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां दुष्कर्म पीड़िता की बातें सुनने और आरोपितों को सजा दिलाने के लिए सभी जिलों में विशेष अदालतों का गठन किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़।
देखिए, छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां दुष्कर्म पीड़िता की बातें सुनने और आरोपितों को सजा दिलाने के लिए सभी जिलों में विशेष अदालतों का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर स्थापित इन अदालतों में सिर्फ महिला जज ही सुनवाई करती है। इस दौरान पीड़िता का चेहरा सार्वजनिक नहीं होने दिया जाता है। गवाही के समय उसे पर्दे में रखा जाता है। जांजगीर चांपा जिले में पापगढ़ विकासखंड की निवासी संतराबाई ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दुष्कर्म पीड़िताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की मांग की थी। याचिका में उल्लेख किया गया था कि पीड़िताओं के लिए बचाव पक्ष के वकील के अटपटे सवालों का जवाब देना तब कठिन हो जाता है जब कोर्ट में स्वजन उपस्थित हो। ऐसे सवालों के माध्यम से बचाव पक्ष के वकील दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। पीड़िताएं सबके सामने आप बीती बताने में संकोच करती है। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता ने पीड़िताओं का चेहरा छिपाने की भी मांग की थी। याचिका में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को विशेष अदालतों का गठन करने और पीड़िता के बयान के वक्त चेहरा सार्वजनिक नहीं करने की हिदायत दी थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य शासन ने सभी जिलों में विशेष अदालतों का गठन कर दिया है। इन अदालतों में सिर्फ महिला जज ही दुष्कर्म के प्रकरणों की सुनवाई करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रेल मंत्रालय ने मालगाड़ी के तेज रफ्तार के लिए कौन से देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक इंजन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। देखिए, देश में बहुत जल्द 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी। रेल मंत्रालय ने मालगाड़ी के लिए फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कंपनी अल्स्टॉम से 12,000 अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, ठीक है। आप लोग जानते होंगे हॉर्स पावर का मतलब, ठीक है। हिंदी में इसको अश्वशक्ति कहते हैं, ठीक है। 12,000 अश्वशक्ति के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से ये बयान जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। कंपनी के मुताबिक इस साल के शुरू में एक वो WN12B इलेक्ट्रॉनिक इंजन भी दे चुकी है जो बहुत ही शक्तिशाली है। अल्स्टॉम इंडिया और दक्षिण एशिया के प्रबंध निदेशक एलन सोर ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भर योजना के तहत कंपनी ने स्थानीय स्तर पर इंजीनियरिंग और उत्पादन क्षमता को और मजबूत किया है। अल्स्टॉम भारतीय रेल को दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन रेल नेटवर्क के रूप में परिवर्तित करने से पूरी तरह मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।